हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंडरस्टैंड यूपीएससी। दिस इज राहुल। 30th ऑफ सितंबर है आज। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। सबसे पहले ये मंथ का लास्ट डे है एंड यू ऑल नो कि कितनी सारी चीज़ें हमने कवर की इस मंथ में, स्टार्टिंग फ्रॉम जो हमारा कोड सेगमेंट है, देन द डायमेंशन फैक्ट्री में कितने सारे क्वेश्चंस को हमने प्रैक्टिस करा, स्टार्टिंग में सोसाइटी एंड देन ज्योग्राफी एंड देन वी हैव यू नो कि जो आर्टिकल्स हम कवर करते हैं उसके थ्रू PYQs करते हैं, उसके थ्रू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं एंड ऑल्सो वी हैव यू नो कि हमने प्रीलिम्स ड्रिल, यू गाइज नो कि जो हमारा डेडिकेटेड ग्रुप है 2026 अटेम्प्ट के लिए, उसमें हम प्रीलिम्स ड्रिल करते हैं। तो उसमें जो सबसे मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं ना, जो मैं फ्रेम कर पाता हूँ अपनी एबिलिटी जो है मेरी उसकी बेसिस पे, सो दैट मैं बच्चों से गलतियां करवाऊँ, तो वो भी कर रहा हूँ डेली में। सो आपकी क्लैरिटी आपके हर चीज़ को लेकर और बेटर हो, कॉन्सेप्ट्स को लेकर आपका जो फैक्चुअल नॉलेज है वो भी टेस्ट होता है उसके थ्रू। तो यही है मेरी पूरी कोशिश है कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अच्छी से हो, साथ साथ मेंस के लिए भी हम प्रिपेयर्ड हो जाए धीरे धीरे फ्रॉम द टॉपर्स कॉपीज। ठीक है, तो ये बेसिक था। और एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फेस्टिव सीजन चल रहा है, आप लोगों को पता है कि आज दुर्गा अष्टमी है एंड मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। भगवान आप सबको, मतलब माँ दुर्गा आप सबको ब्लेस करे, तरक्की हो आपका। ठीक है, स्पेशली मेरा। ओके, सो जस्ट किडिंग। एंड आज ये भक्तिमय माहौल होता है ना, घर में सब वो पाठ वगैरह करते हैं एंड ऑल। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड दिस वीडियो, बट आप लोग थोड़ा कॉपरेट करना। एक या दो दिन ऐसे होता है फेस्टिवल सीजन में, फिर भी हम अपनी पढ़ाई नहीं रोक सकते। यूपीएससी प्रिपरेशन में यही है कि हमें डेली, इवन यू लाइक इट और नॉट लाइक इट, यू हैव टू रीड, यू हैव टू यू नो बी कंसिस्टेंट। यही एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना एस्पेक्ट है, किसी को एग्जाम क्लियर करवाता है। सो लेट अस स्टार्ट। आज के क्वेश्चन पे आते हैं। सैलिनिटी मैंने टॉपिक कल ही बता दी थी, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सैलिनिटी में क्या क्वेश्चन है, टॉपर्स की कॉपीज देख लो, इंक्लूड किया मैंने, उन्होंने कैसे लिखा, क्या लिखा, ये सब हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट आई हैव ओनली वन थिंग, मतलब कि जो है ब्रेनस्टॉर्म का जो मैं आप लोगों को से कहता हूँ, तीन चीजें हैं। तो आप लोग वीडियो पॉज करो, पहले कोर डिमांड्स बताओ इस क्वेश्चन में, देन जो स्ट्रक्चरिंग है कैसे करोगे बॉडी पार्ट को, एंड ये इंट्रोडक्शन कैसे लिखोगे, कंक्लूजन पे कैसे पहुंच गया। ठीक है, सो द थिंग इज इन तीन चीजों को करो, 2-3 मिनट लो आप लोग। ठीक है, एंड यू नो कि मतलब कि वक्त लेना है, कोई दिक्कत नहीं, 2-3 मिनट लीजिए, बट खुद से ट्राई कीजिए। डू नॉट टेक हेल्प फ्रॉम एनीवेयर, जस्ट ट्राई दिस थिंग। ठीक है, तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आपने वीडियो पॉज कर दिया है। सबसे पहले कोर डिमांड पे आते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे और समझेंगे क्या है कोर डिमांड इस क्वेश्चन का, और साथ साथ ही स्ट्रक्चरिंग कर लेंगे। इंट्रोडक्शन, बॉडी को ही हम ब्रेक कर रहे हैं ना, एंड देन कंक्लूजन। ठीक है, तो बॉडी को जब हम ब्रेक कर रहे हैं तो इसी को हम स्ट्रक्चरिंग में मेन चीज जो है फोकस करते हैं, आपको पता है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसको हम देखेंगे कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, सो आइडेंटिफाइंग द फैक्टर्स which affect the salinity of the ocean bodies, discuss the reason behind relatively higher सबसे पहले तो फैक्टर्स पूछ रहा है कि सैलिनिटी जो है ओशियन बॉडीज में वो बताइए, आइडेंटिफाई कीजिए। देन यही है ना क्वेश्चन, आइडेंटिफाइंग द फैक्टर्स विच अफेक्ट द सैलिनिटी ऑफ ओशियन बॉडीज, डिस्कस द रीजन बिहाइंड रिलेटिवली। हाँ, पहला डिमांड है फैक्टर्स बताना है सैलिनिटी का जो हमें बॉडी में दिखाना है। इसी में हमें 4-5 पॉइंट्स जनरेट करने मिनिमम। एंड देन द सेकंड थिंग इज डिस्कस द रीजन behind relatively higher salinity of North Sea, Arabian Sea, Red Sea। इस क्वेश्चन में ना मैं बहुत सुंदर से एक चीज दिखाऊंगा, जो कि पहले भी दिखाया है, अभी आगे भी दिखाऊंगा, कि ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो उसको स्मार्टली हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स को फ्रेम करने में, कोर डिमांड को एड्रेस करने में। सो द फर्स्ट थिंग इज फैक्टर्स क्या है, एंड द सेकेंड थिंग इज कि वी हैव टू शो कि रीजंस क्या है बिहाइंड रिलेटिवली हायर सैलिनिटी ऑफ नॉर्थ सी। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, कलेक्टिवली भी ले जा सकते हैं, तीनों को बता सकते हैं कि तीनों जो सी बॉडीज हैं इसमें कैसे हायर सैलिनिटी रहता है। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं कि नॉर्थ सी के लिए अलग से, देन साउथ ये अरेबियन सी के लिए अलग से, एंड देन रेड सी के लिए, तीनों के लिए डिफरेंटली भी हम कर सकते हैं। हर एक में 2-3 पॉइंट्स बता सकते हैं, 2-3 रीजंस की क्यों वहां पे हायर सैलिनिटी होता है। ओके, सो लेट अस यू नो, तो मैंने ये एक तरह से स्ट्रक्चरिंग भी बता दी कि 2 इंपॉर्टेंट कोर डिमांड्स हमें दिख रहे हैं, इसी के हिसाब से हम अपने क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे। ओके, नाउ लेट अस कम टू द यू नो कैसे इंट्रोडक्शन डालेंगे। तो बेसिक है, जो तीसरा है SI में तीसरा पे हम आते हैं कि क्या हम करने वाले हैं। पहला है इंट्रोडक्शन है। तो सैलिनिटी एक कॉन्सेप्ट है, आपको पता है ओशियन सैलिनिटी से हर साल या 2 साल में एक बार जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ओशियन सैलिनिटी में हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले डिफाइन करने का तरीका सबसे बेटर होगा, सो दैट कितना एक सेंटेंस लेगा, तो एक क्लैरिटी मैं दे दूंगा सैलिनिटी में। और देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा ना, तो आपको समझ आएगा कि डिस्कस द रीजन बिहाइंड रिलेटिवली हायर। अब सैलिनिटी जो है ना अक्रॉस द वर्ल्ड या अक्रॉस द ओशन, वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो उस एस्पेक्ट को भी अगर हम डेफिनेशन के साथ टच कर दे कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से, ये फैक्टर्स भी एक तरह से मैंने इनकलकेट कर दिया अपने इंट्रोडक्शन में। 2-3 मेजर फैक्टर्स जैसे हम लिख सकते हैं क्लाइमेट, हाइड्रोलॉजी या ज्योग्राफी की वजह से ना सैलिनिटी यूनिफॉर्म नहीं है दूसरे सेंटेंस में। इससे बेटर क्या इंट्रोडक्शन हो सकता है, जस्ट थिंक अबाउट इट। पहले डिफाइन किया, देन मैंने क्या किया कि
बताया कि सैलिनिटी यूनिफॉर्म नहीं है, जो कि सेकंड क्वेश्चन में एक तरह से हिडन है, सॉरी सेकंड को डिमांड में हिडन है। एंड द थर्ड थिंग इज उसी में फर्स्ट डिमांड को अटैच कर दिया कि सैलिनिटी जो है ना ओवरऑल क्लाइमेट, हाइड्रोलॉजी एंड ज्योग्राफी की वजह से वो डिफरेंट होता है, मतलब कि यूनिफॉर्म नहीं होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया, सुंदर सा इंट्रोडक्शन। मैं देखूंगा और बच्चे कैसे इनोवेटिव वे में इस चीज को ब्रेक करते हैं। कल मैंने ऑलमोस्ट सारी कॉपीज देखी, मतलब कि ऑलमोस्ट 60-65 कॉपीज कल सबमिट हुई थी। मैंने सारे बच्चों के देखे और जहां मुझे बहुत कुछ अच्छा लगा ना और लगा कि कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है, तो मैंने सारे बच्चों को जहां जहां लगा मुझे, नहीं तो ओवरऑल जिन्होंने अच्छा लिखा उसको तो अप्रिशिएट मैं कर ही देता हूँ, चाहे क्लैप करके क्लैप वाला इमोजी यूज करता हूँ, या मैं वो मतलब कि वाव वाला जो इमोजी होता है, आई डोंट नो गर्ल्स नो दिस, या लड़कों को भी पता होगा, ये इमोजी जो होता है फिंगर से मैसेज शो करते हैं ना कि दैट टू गुड ऐसे। सो वही तरीका मैं अपनाता हूँ जहां पे मुझे लगता है कि अच्छा आंसर लिखा है, मतलब इंप्रूवमेंट का तो कोई है नहीं ना, हम कितने भी लेवल पे जा सकते हैं, तो इंप्रूव हमेशा कर सकते हैं, बट ठीक ठाक अगर लगता है तो मैं वो इमोजीज यूज कर लेता हूँ। ठीक है, सो बॉडी में आते हैं। बॉडी में कुछ सिखाना है। पहला है रीजंस बताने हैं, जो नहीं फैक्टर्स बताने हैं, सॉरी। तो इसमें देखो सिंपल है, आपको पता है सैलिनिटी जो है क्या होता है, डेफिनेशन में ही डाला होगा कि डिजोल्व सॉल्ट जो है हमारे रिवर जो पानी में है, कहीं भी है, मतलब कि रिवर में हो सकता है, ओशन में हो सकता है। ओशन सैलिनिटी का ये मतलब हो गया कि ओशन में, सिंपल है, और वाटर। ठीक है, अब कितना डिजोल्व ये सॉल्ट है और कितना वाटर है, इसका रेशियो है सैलिनिटी इन ओशन, या ओशन वाटर कर दो। अब देखो, आपको पता है कि फ्रेश वाटर जो है उसका पीएच कितना होता है, 7, ना के बराबर उसमें सॉल्ट होता है। ठीक है, तो जितना जितना फ्रेश वाटर आएगा, मतलब कि सैलाइन वाटर आएगा, तो हो सकता है फिर वो डिजोल्व सॉल्ट लाए, तो फ्रेश वाटर जितना बढ़ेगा उतना चांसेस है बढ़ने के कि सैलिनिटी जो है ना घटेगा, क्योंकि यहाँ पानी रेशियो है ना, पानी बढ़ेगा, फ्रेश वाटर बढ़ेगा तो सैलिनिटी घटेगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आप लोग इतना जानते होंगे। ठीक है, और जैसे ही सॉल्ट बढ़ेगा तो सैलिनिटी भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फॉर्मूले से समझ आ रहा है। तो हम फैक्टर्स में ना दो चीजें मेनली देखेंगे, इंक्रीज किस चीज की वजह से होता है एंड डिक्रीज किस चीज की वजह से होता है, सैलिनिटी। इसी को ब्रेक करके हम 6-7 पॉइंट जनरेट कर सकते हैं। इंक्रीज कैसे हो सकता है, जस्ट थिंक अबाउट, सॉल्ट कैसे बढ़ सकता है। पहले डिक्रीज ही कर लेते हैं, यहाँ पे कम पॉइंट्स निकलेंगे। एक तो रिवर वाटर का जो इन्फ्लक्स है ना ज्यादा, रिवर वाटर क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है, वो ग्लेशियर्स या रेन वाटर के थ्रू जो चैनलाइज होके आ जाता है सी में, तो उसको हम मतलब कि वो फ्रेश वाटर का सोर्स है, वो सॉल्ट उसमें ना के बराबर होता है, बहुत कम होता है। तो जब वो बढ़ेगा, रिवर वाटर की जो मात्रा है वो जो फ्रेश वाटर बढ़ेगी, तो सैलिनिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो एक रीजन है रिवर वाटर इन्फ्लक्स, जितना सी में गिर रहा है उतना ज्यादा चांसेस है कि सैलिनिटी घटेंगे। सेकेंड थिंग इज प्रिसिपिटेशन, मतलब कि रेनफॉल, जो बारिश होती है ना वो भी फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर का सोर्स है, सॉल्ट ना के बराबर उसमें होता है। तो ये दोनों चीजों की वजह से सैलिनिटी घटती है। ठीक है, इंक्रीज होने के क्या तरीके हैं, मतलब इसमें भी हम निकाल सकते हैं बहुत सारे पॉइंट्स। एक तो है इवेपोरेशन, आपको पता है यही डायरेक्ट मतलब कि सबसे बड़ा सोर्स मुझे लगता है, इसी से मल्टीपल पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं। इवेपोरेशन में देखो क्या होता है कि पानी जो है ना वो मतलब कि वेपर बन जाता है, और सॉल्ट थोड़ी वेपर बनेगा, वो तो वहीं रहेगा। तो वाटर की जो है ना मात्रा वो घट रही है, वाटर की मात्रा घटेगी तो सॉल्ट तो उतना ही है, पर वाटर घट गया तो रेशियो क्या होगा, बढ़ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मैंने बताया। तो क्या होगा, इंक्रीज करेगा सॉल्ट वाटर का। मैं साइंस की तरफ नहीं समझा रहा हूँ इसे, बेसिक साइंस की तरह, ताकि सबको समझ आए अच्छे से। और यही है मुझे, इसलिए मुझे मजा आता है इसमें करने में कि बच्चे को समझ आना चाहिए। ठीक है, नहीं तो ऐसे रैंडम 4 पॉइंट्स बोल के मैं निकल जाता, बट आई डोंट थिंक कि, चलो कोई नहीं, आते हैं। तो इवेपोरेशन रेट अगर बढ़ा तो क्या होता है कि मतलब कि जो वाटर है ना लेवल उसका कम होगा, और सैलिनिटी जो डेंसिटी वो बढ़ जाएगी। देन वी हैव अनदर थिंग कि ऐसे कर सकते हैं कि वी हैव जो इनक्लोज्ड बेसिन होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक सी है ना, वो चारों तरफ से घेरा है, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव कैस्पियन सी का एग्जांपल सबसे अच्छा है, वो लैंड लॉक्ड है चारों तरफ से, सी तो नहीं है, वो एक लेक है बड़ा सा, लेकिन मैं इसे सिंपली समझाना चाहता हूँ, जो लैंड लॉक्ड है। अब ये लैंड लॉक्ड है ना, तो इसका ना ओपन सी से कोई कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे पानी जो है ना ठहरा हुआ है, और जहां ठहरा पानी होगा वहां पे सैलिनिटी और ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, दूसरा चीज ये हुआ। तीसरा चीज हम ऐसे कर सकते हैं कि जब लैटिट्यूड का भी एक रीजन होता है, ये भी इंपैक्ट करता है, ये तीसरा रीजन इससे हम निकाल सकते हैं। इवापोरेशन निकाला, डिक्रीज निकाला, और भी चीजें हैं, और जैसे मैं इसको और चीज से कनेक्ट कर सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव कि जैसे फॉर एग्जांपल विंड का स्पीड है ना, स्ट्रॉन्ग विंड इंक्रीज करता है ना, वो भी जो है ना एक तरह से इवेपोरेशन का रेट बढ़ा देता है, एंड इवेपोरेशन का रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, सैलिनिटी
इंक्रीज करेगा। ऐसे हमने ऐसे देख लिया, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है सैलिनिटी बढ़ने घटने का, ये ज्योग्राफी का टर्म था। इंक्रीज क्यों होता है, डिक्रीज क्यों होता है, उसी से हमने फैक्टर्स निकाल लिए। अब क्या करेंगे, यही रीजन्स को यूज करेंगे इन तीनों सी के लोकेशन को ध्यान में रखते हुए, और हर एक के लिए 2-3 पॉइंट जनरेट कर देंगे सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ सी है, आप लोगों को नॉर्थ सी का लोकेशन नहीं पता है तो जाके देखिए, नॉर्थ सी के 2-3 रीजन्स मुझे दिखते हैं, यही से रीजन्स उठाऊंगा और कुछ नहीं, ठीक है। सो हम नॉर्थ सी के लिए कर सकते हैं कि वी हैव कि जैसे फॉर एग्जांपल इनक्लोज्ड बेसिन है, मतलब कि अटलांटिक के साथ ना लिमिटेड एक्सचेंज इसका होता है। एक ये है हाई इवेपोरेशन रेट है, देखो वही पॉइंट्स मैं यूज कर रहा हूँ, समर के समय में बहुत ज्यादा इवेपोरेशन रेट रहता है नॉर्थ सी में। और भी कोई पॉइंट जनरेट करना है, स्ट्रॉन्ग विंड्स डाल सकते हो, अभी मैंने बताया ना विंड्स की वजह से भी होता है, ठीक है। देन वी कैन डू द सेम थिंग इन अरेबियन सी में भी। मैं कोशिश करूंगा थोड़ा यूनिक लगे, थोड़ा डिफरेंट लगे, बट स्मार्टली इन्हीं पॉइंट्स को यूज करना है, और टॉपर्स भी यही करेंगे, लिमिटेड नॉलेज को कैसे ब्यूटीफुली यूज करना है सो दैट अच्छे नंबर ला सके। अरेबियन सी में हम ये डाल सकते हैं कि इवेपोरेशन रेट बहुत हाई होता है लैटिट्यूड की वजह से। ये तीसरा फैक्टर मैंने अलग से बताया था ना, जो कि आपका लोकेशन, जैसे फॉर एग्जांपल सब ट्रॉपिकल जो हाई प्रेशर बेल्ट होते हैं ना, वहां पे इवेपोरेशन का रेट हाई होता है, और वहां जो है सैलिनिटी अधिक होगी क्योंकि वहां प्रिसिपिटेशन कम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इक्वेटर है ना, यहाँ 0 डिग्री लैटिट्यूड है, यहाँ पे प्रिसिपिटेशन बहुत होता है, इवेपोरेशन तो यहाँ भी होता है, बट यहाँ प्रिसिपिटेशन कम होने की वजह से सब जो हाई प्रेशर बेल्ट हैं सब ट्रॉपिकल रीजन्स में, वहां पे बारिश कम होती है, तो सैलिनिटी जो है ना, फ्रेश वाटर का सोर्स कम होता है, तो सैलिनिटी ज्यादा होती है, ठीक है। यही मुझे समझाना था, ठीक है। तो हम ये इवेपोरेशन जो है बहुत हाई होता है अरेबियन सी में। ये भी हम शो कर सकते हैं कि जो रिवर डिस्चार्ज है वो कम होता है, बे ऑफ बंगाल के कंपैरिजन में देखो तो रिवर का जो फ्रेश वाटर डिस्चार्ज है वो कम है। देन मॉनसून विंड्स, मैंने अभी विंड्स बोला था ना, विंड्स की वजह से क्या होता है कि इवेपोरेशन रेट बढ़ जाता है, तो मॉनसून विंड्स भी आती है। और एक और फैक्टर है जिसको मैं बताना भूल गया, कि जब आप एरिड रीजन से, मतलब आपकी बॉर्डर शेयरिंग होगी ना किसी भी वाटर बॉडी की, एरिड रीजन जैसे पेनिनसुलर इलाका है, ठीक है, तो ये एरिड है, सॉरी अरेबियन पेनिनसुला है, ये एरिड है, तो ये अरेबियन सी के साथ शेयर कर रहा है बाउंड्री। या और भी देखो, ऑल टुगेदर देखो तो ये ओमान वाला रीजन, तो वो ना वहां से रिवर वाटर कम आने के चांसेस होते हैं। और भी फैक्टर्स हैं जिसे हम काउंट कर सकते हैं कि सैलिनिटी बढ़ेगा। अब अरेबियन सी का कर दिया हमने, बचा अब कौन सा, एक और था ना, रेड सी को भी देख लो, ये तो एक तरह से लॉग्ड है। रेड सी की लोकेशन अगर देखोगे, बहुत कम रिवर वाटर जो है ना, फ्रेश वाटर इसमें डाल मतलब कि गिरती है, मतलब फॉल करती है, ठीक है। इसी तरीके से 2-3 पॉइंट्स जनरेट कीजिए, एंड देन कंक्लूजन क्या है, सिंपल है, कंक्लूजन में ये लिख दीजिए कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से रिवर का ना जो है सैलिनिटी इंपैक्ट होता है, और उसमें लोकल फैक्टर का, देखो ये लोकल फैक्टर है। अरेबियन सी का हम क्या देख रहे हैं, लोकल। नॉर्थ सी का क्या देख रहे हैं, लोकल। रेड सी का क्या देख रहे हैं, लोकल। अब इन फैक्टर्स की वजह से ना ग्लोबल जो सैलिनिटी है, या ग्लोबल क्लाइमेट कह लो, काउंट ऑफ, तो ये इंपैक्टेड होता है। ये भी थोड़ा अगर हम शो कर देंगे ना, पहले लाइन में दूसरा लाइन इस तरह से ऐड कर देंगे, या आप लोगों को जो अप्रोप्रिएट लगे ना उस तरीके से कंक्लूड कर देना। मुझे बस यही समझाना था कि एक सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा नॉलेज को हम कितना ज्यादा बेटर वे में यूज करके इस आंसर को लिख सकते थे। बस सैलिनिटी क्यों बढ़ता है, क्यों घटता है, ये पता होना चाहिए, बस ये पूरा आंसर हो जाएगा। ब्रेक कर देंगे अलग अलग तरीके से। ओके, आते हैं टॉपर साहब की कॉपी में। एक और चीज है वैल्यू एडिशन की, जहां तक बात है। अब देखो, जैसे सी पूछा है ना, नॉर्थ सी, अरेबियन सी एंड रेड सी, तो पक्का वर्ल्ड मैप बना के वैल्यू एडिशन करना है, दिखा देना नॉर्थ सी क्यों है। और अगर कोई बहुत इंटेलिजेंट लोग ऐसे टॉपर क्या होते हैं, सी को बना दिया, वर्ल्ड मैप बना दिया, और यहीं पे सी लिखकर और 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स यहीं जनरेट कर दिए। तो इस स्पेस को, क्योंकि आपके पास 150 वर्ड्स है, तो अब बड़ा सा वर्ल्ड मैप थोड़ा बना दो, और यहीं पे 2-3 पॉइंट्स, रेड सी के लिए 2-3 पॉइंट्स, सॉरी रेड सी तो यही है, नॉर्थ सी के लिए इस तरह से हम कर सकते हैं, एंड देन ये अरेबियन सी है, यहाँ पे कर सकते हैं, यहीं पे 2-3 पॉइंट्स दिखा देंगे एंड देन कंक्लूड कर देंगे। ये और सुंदर निखर के आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कितना आप देखो, कोई भी जो इस तरह मैप में पढ़ेगा ना और नॉर्मली पढ़ेगा ना, तो मैप में ज्यादा इंटरेस्टिंग उसको लगेगा, तो ही और सी विल चूज की वो मैप से पढ़े। और अगर इस तरह से आप शो करते हो, वैल्यू एडिशन करते हो, तो आपको अधिक नंबर मिलेंगे। फर्स्ट एस्पेक्ट जो है सैलिनिटी का, उसको भी आप एड्रेस कर सकते हो इसी तरीके से। कोई आप ऐसे जैसे है ना डायग्राम वगैरह बना के दे सकते हो। अब मैं देखूंगा कॉपी में कितना अच्छा आता है, और कहीं मुझे बहुत अच्छा लगेगा ना, जैसे कल मैंने हाईलाइट किया था, एक बच्चे ने जो जूट का जो एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन होता है ना, छोटे से स्पेस में इतने सुंदर से दिखाया मुझे, मैं कंप्लीटली इंप्रेस्ड हो गया, और मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया। ऐसी चीजें मुझे दिखती है ना, और दूसरी की कॉपी देखने से ये फायदा होता है, ठीक है। अब टॉपर्स की कॉपी देख लेते हैं। उन्होंने बेसिकली क्या किया है, सैलिनिटी को डिफाइन किया है, द अमाउंट ऑफ सॉल्ट सॉल्यूट प्रेजेंट इन, बेसिक चीज है, पार्ट्स पर मिलियन ओशन वाटर। आई थिंक इसको चेक कर लीजिएगा, पीपीएम होता है या पीपीटी होता है, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, आप लोग देख लेना, ठीक है। देन क्या किया है कि सॉल्ट ऑफ नाइट्रेट्स एंड कार्बोनेट्स फ्रॉम मेजर कंपोनेंट ओशियन सॉल्ट, मतलब कि ये सॉल्ट के लिए स्पेसिफिकली इन्होंने लिखा है दूसरे सेंटेंस में। देन फैक्टर्स में वही इंसोलेशन, मतलब कि लैटिट्यूड के पास रहते हैं तो इंसोलेशन, उसकी वजह से इवेपोरेशन होता है, टेम्परेचर, ठीक है, इन्होंने अलग से सेग्रीगेट किया है। फ्रेश वाटर का फ्लो होना,
ठीक है, कितना रिवर वाटर आपका गिर रहा है, या प्रिसिपिटेशन की वजह से। देन ग्लेशियर्स, ये भी रीजन दिखाया, रेनफॉल को भी दिखाया, मतलब कि फ्रेश वाटर में अलग से इन्होंने रेनफॉल चौथा पॉइंट बनाया है, दोनों को अलग रखा है। एंड रीजन्स देखो, तीनों को मतलब कोमा दे के कम स्पेस में कर दिया। यहाँ पे मेरा ये कहना कि वैल्यू एडिशन मच बेटर होता है कि हम मैप यूज करते हैं ना, सो दैट वी कैन शो द एग्जामिनर कि मुझे पता है कहाँ लोकेशन है, और उसी में ये 3 पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स हम डाल देते तो और अच्छा होता। एंड देन इन्होंने कंक्लूड किया है कि सैलिनिटी इज इंपॉर्टेंट टू बी मेंटेन्ड एट ऑप्टिमम, जो ऑप्टिमम, ठीक है, सिंस इट रेगुलेट्स ग्लोबल क्लाइमेट वाया रेनफॉल एक्सेट्रा। ठीक है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस इसकी बता सकते हैं हम लास्ट में कंक्लूजन में। और इस क्यों इसको जो है ना हमें मतलब कि रेगुलेट करने की जरूरत, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस समझाने की जरूरत है इसके थ्रू, मतलब ये कंक्लूजन के थ्रू बेसिकली इसी पे रखना, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, और आपके ऊपर निर्भर करता है। सो दिस इज टुडेज क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया द डायमेंशन फैक्ट्री में, कल से मैं एंशिएंट हिस्ट्री, आई थिंक एंशिएंट कह रहा हूँ, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, एमएक में स्टार्ट करूंगा। जिन लोगों ने अभी तक आंसर राइटिंग नहीं की है, जो पीछे रह गए हैं, मैं अभी तक मैंने सोसाइटी एंड देन वी हैव कवर्ड ज्योग्राफी, तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा, अगर आप लोगों ने ये नहीं किया है तो आप इसके बैकलॉग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट करंट को बैकलॉग मत बनाओ। कल से एक नया शुरुआत करते हैं, कल से हम आर्ट एंड कल्चर को अच्छे से करते हैं, एंड डेली कोशिश करते हैं आंसर प्रैक्टिस करने का। और मेरे जो कैपेसिटी है उसमें मैं जितना एफर्ट लगा के आपकी कॉपी तक रिव्यू करता हूँ, विच इज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं कितना ज्यादा देना चाहता हूँ, कि मेरे अंदर जितनी एबिलिटी है ना उससे ज्यादा मैं ट्राई कर रहा हूँ, सो दैट आप लोगों को फायदा पहुंचे। तो इस चीज का फायदा उठाइए, ठीक है। आते हैं आज के न्यूज आर्टिकल्स पे, ठीक है। सो इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ स्लोज टू 4% इन अगस्त, ओके, द हिंदू पेज नंबर 1। इसको आप इकोनॉमिक्स से कनेक्ट कर सकते हो, और इसमें मैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, आईआईपी क्या होता है, ठीक है, देन 8 कोर इंडस्ट्रीज, कौन इसको मेजर करता है। एंड द थर्ड थिंग इज, मैं इसमें ऐड करूंगा कि जो बेस ईयर है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्रामिंग ने चेंज किया है रिसेंटली, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसको भी हम देखेंगे। देन द सेकंड आर्टिकल इज, भूटान के साथ जो हमारी कनेक्टिविटी बढ़ रही है वाया, अब जो है रेल के थ्रू 2 रेल प्रोजेक्ट्स हमने डेवलप करने का सोचा है नेक्स्ट 4 ईयर्स में, ठीक है, तो उसको देखेंगे। देन भूटान को हम किस तरह से उसके 13 5-ईयर प्लान में मदद कर रहे हैं फाइनेंशियली, उसको भी देखेंगे। देन वी विल सी कि भूटान इंडिया के बीच में जो इनलैंड कनेक्टिविटी, इनलैंड वाटरवे कनेक्टिविटी है, उसको भी देखेंगे, ठीक है। सो दिस आर्टिकल इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, और इसमें मैप में भी देखेंगे कि क्या कहाँ लोकेशन है। देन द थर्ड आर्टिकल इज शरीनाम, इसका जो भी प्रोनाउंसिएशन है, आई डोंट आई एम नॉट गुड एट इट, मैं इसको बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ, मेरी प्रोनाउंसिएशन उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप जो भी इसको समझे, मैं इसको शरीनाम बोलता हूँ, ठीक है, बचपन से मुझे इसका आदत हो गया, ठीक है, तो इस चीज को आप अपने हिसाब से ले लीजिए। देन वी हैव प्लेजेस टू प्रोटेक्ट 90% ऑफ, एक बहुत बड़ा ड्रामेटिक स्टेप इन्होंने डिसाइड किया लेने का, इसको भी हम देखेंगे। देन वी हैव इसको हम मैप पे देखेंगे लोकेशन, अमेजोन जो रेन फॉरेस्ट है उसकी लोकेशन देखेंगे, और इसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे 30x30 जो टारगेट लिया है यूनाइटेड नेशन ने, जो एक तरह से कंट्रीज से एक्सपेक्ट किया कि 30% लैंड और 30% सी का जो ओशियन वाटर है उसको कंजर्व करने का, तो उसके लिए जो इनिशिएटिव है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ओके। एंड इससे मैं बोल देता हूं प्रीलिम्स जो ड्रिल है आज का क्वेश्चन, इसमें मैं से 2 क्वेश्चन डालूंगा, और इसको हम क्लाइमेट चेंज से कनेक्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। देन द फोर्थ आर्टिकल इज, ये एडिटोरियल का आर्टिकल है, और पाकिस्तान का जो रोल बढ़ रहा है यूएन में, और जो पैराडॉक्स कह लो या कॉन्ट्राडिक्शन है, पाकिस्तान एक तरफ टेररिज्म को ओपनली सपोर्ट करता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान को एक बड़ा रोल दिया गया है कि एंटी टेररिज्म जो यूएन का डिपार्टमेंट है उसमें वो लीड करे, मतलब कि वाइस जो है प्रेसिडेंट उसको बनाया, चेयरमैनशिप दी गई है, और कंसिक्यूटिवली अभी वो नॉन परमानेंट मेंबर भी है पाकिस्तान, तो वो जुलाई में जो यूएनएससी है उसका मेंबर भी बना, सॉरी प्रेसिडेंट भी बनते हैं ना, हर 15 मेंबर्स जो है ना अपने नाम के लेटर के हिसाब से, जो क्रोनोलॉजी होती है, पाकिस्तान है देन यूएसए है, उस हिसाब से बनते हैं, तो ये भी बने अभी जुलाई में, ठीक है, 1 मंथ के लिए बनते हैं। देन वी हैव द फिफ्थ आर्टिकल जो मेंस इनरिचमेंट आर्टिकल है, एनसीआरबी का रिपोर्ट आया है एससी और एसटी के लिए, और इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, महिलाओं के लिए जो भी वल्नरेबल सेक्शन है उनके लिए सुंदर से डेटा आएंगे, और 2023 का स्टडी है, तो ये भी मैं आपको अभी शेयर करूंगा कि 29% जो एससी और एसटी में जो जंप आया ना, बस अभी तो ये तो एसटी के लिए है, एससी के लिए भी हम देखेंगे, और कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं उसको भी देखेंगे, ठीक है। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट आर्टिकल इटसेल्फ। इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ जो है ना स्लोज टू 4% इन अगस्त, ठीक है, इसको मैं आपको बताता हूं अच्छे से, जस्ट गिव मी अ मिनट, कहाँ है, ओके, आई होप कोई डिस्टर्बेंस ना आ रहा हो, क्योंकि बैकग्राउंड में आई थिंक जो है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं एसी ऑन करके बैठा हूँ, सो दैट जो बैकग्राउंड नॉइज ना आ रही हो आप लोगों को, ओके। एंड होता है ना 1-2 दिन, तो कोशिश तो कर रहा हूँ मैं अपने लेवल पे कि दिक्कत ना आए, बट अगर थोड़ा बहुत हो रहा है तो आप लोग मैनेज कर लीजिए, 1-2 दिन की बात है, मतलब आज ही चलता हूँ मैं आगे, इन सारी चीज़ों से हम
बिल्कुल वाकिफ है, हमारे घर में ऐसा होता है। सो कंटेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है ना स्लोड 4% इन अगस्त 2025, जो कि 4.3% जुलाई में थी। इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या है, आईआईपी क्या है, ये सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। 8 कोर इंडस्ट्रीज को भी देखेंगे एंड बेस ईयर में जो चेंज हुआ है ना, अपडेट हुआ है, उसको भी हम देखेंगे। सो इंडस्ट्रियल ग्रोथ जब भारत का ये आकलन किया गया ना अगस्त महीने के लिए एज कंपेयर टू जुलाई में, तो उसमें गिरावट दिखी है, स्लो हो गया है, दैट इज 4% का आ गया और जुलाई में इट वाज 4.3%, ड्रैग्ड बाय कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। और ये गिरावट क्यों आई कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, नॉन ड्यूरेबल्स हैं एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल गुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ी सी स्लो डाउन देखा गया। बट माइनिंग, प्राइमरी गुड्स, इलेक्ट्रिसिटी सॉड इंप्रूवमेंट। तो ये है, हमें इतना इसमें डेप्थ में नहीं जाना, ये हमारे कोई काम का नहीं, ये डेटा भी कोई खास काम का नहीं, बस एक ओवरऑल आइडिया आपको होना चाहिए। न्यूज में है तो उसके पीछे का बेसिक्स हम देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल आईपी प्रोडक्शन, आईपी। सो व्हाट मेजर्स इंडस्ट्रियल आउटपुट इन माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी। ये मेजर जो आउटपुट है आपके कितना ग्रो कर रहा है उस चीज को ये मेजर करता है आईआईपी। कौन रिलीज करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, प्रोग्रामिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। आपको बताना है कि एनएसओ एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है या एक मतलब कि पार्लियामेंट के लॉ के थ्रू बनी है, ठीक है, ठीक है। सो आपको ये बताना है आप कमेंट सेक्शन में। देन वी हैव करंट बेस ईयर 2011-12 है और इसको अपडेट करने का जो है प्लान कर लिया गया है, एंड इट इज गोइंग टू बी 2022 से 2023, ये होगा नया बेस ईयर और ये लागू होगा 26-27 में। इसको और अच्छे से देखेंगे लास्ट में। देन 8 कोर इंडस्ट्रीज क्या होता है, यही आईआईपी है ना, इसी का सबसेट है 8 कोर इंडस्ट्रीज, और इसका जो टोटल शेयर है ना, मतलब इसी में से जो 8 इंपॉर्टेंट है ना, उसको एक साथ ले लिया जाता है, क्लब कर दिया जाता है, और इसको रिलीज करती है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है, वो करते हैं। यहाँ पे देख लो एक डिफरेंस है कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है ना, स्टैट्यूटरी बॉडी है या नहीं, यही क्वेश्चन है आपके पास आज का, तो ये नहीं करती है। यहाँ पे कौन कर रहा है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसमें इन्वॉल्व हो गया। यहाँ पे कौन था, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड ऑफिस, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, प्रोग्रामिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, जो भी है प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन। सो मंथली रिलीज करती है। और 8 कोर इंडस्ट्रीज देखो तो इसमें कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, ये 8 हैं, ठीक है। अब एक चीज और कहूंगा, इन 8 का ना परसेंटेज वाइज बताओ कि कितना शेयर है इन 8 कोर इंडस्ट्रीज में। सबसेट ऑफ आईआईपी रिप्रेजेंट की बैकबोन इंडस्ट्रीज, रिलीज बाय, ये आपको बता ही दिया। एंड ये बेस ईयर हम देख लेते हैं, 2011-12 हुआ करता था आईआईपी की, वो कौन क्या हो गया 2022-23। सेम गोज विद द जीडीपी, सेम है, सेम, ये देख लो, ध्यान में रखना, ये जो आईआईपी है एंड जीडीपी है, दोनों का बेस ईयर सेम हुआ करता था और बढ़ेगा भी सेम, मतलब कि नया जो ईयर, अपडेटेड ईयर भी सेम होगा। एंड जो सीपीआई का 2012 में हुआ करता था, तो ये 2024 में होगा, ठीक है, 26 से ये लागू होगा, ठीक है। एंड मतलब कि जो हाउस कंजम्पशन है ना, एक्सपेंडिचर सर्वे, उसकी बेसिस पे इसको लागू किया जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें याद रखनी है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव 2 रेलवे लिंक्स टू ऑफर इजी कनेक्टिविटी टू भूटान, इसको हम देखेंगे क्या है इसमें अपडेट, सब कुछ समझेंगे। सो कंटेक्स्ट ये है, इसको आप इंटरनेशनल रिलेशन से कनेक्ट करके देख सकते हैं, प्रीलिम्स में भी ऐसी चीजें पूछी जाती है। सो इंडिया एंड भूटान साइंड एमओयूज फॉर 2 न्यू रेलवे लिंक्स, ठीक है। 2 रेलवे लिंक्स कौन कौन से हैं, कोकराझार जो असम में हमारे है, एंड भूटान में है गेलेपू, एंड दूसरा बनरहाट है, जो कि कहाँ है, हमारे वेस्ट बंगाल स्टेट में है, एंड साम से, दैट इज भूटान में, जो भी इसका सही प्रोनाउंसिएशन है, बस देख लीजिए इसका लोकेशन। ये बनरहाट आपका हो गया एंड ये कोकराझार हो गया। ये कनेक्ट करता है कहाँ, गेलेपू, ये भूटान है, बॉर्डर पे ही है। भूटान पता है आपको एक लैंड लॉक कंट्री है और 2 ही कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करती है, एक तो इंडिया एंड दूसरा चाइना। अब चाइना के साथ इनके रिलेशन हिस्टोरिकली खराब रहे, उतने अच्छे नहीं रहे हैं। इंडिया हमेशा से ही इसका शुरू से ही हेल्प करता आ रहा है, एंड इंडिया के थ्रू ही अपने ये सामान जो है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये कनेक्टिविटी जो है ना भूटान को एक एक्सेस देगा इंटरनेशनल वाटर, मतलब कि आप यहाँ है ना बे ऑफ बंगाल, यहाँ से आप अपने सामान को बेच सकते हैं या आप सामान खरीद सकते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। और दूसरा, इंडिया के साथ कनेक्टिविटी और स्ट्रांग होगी, जो हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आपको लोकेशन समझा दिया, भूटान इज अ लैंड ऑफ कंट्री, आप लोग मैप में देख सकते हैं। अब ये 2 रेलवे लाइन का आपको आइडिया लग गया है कि कोकराझार जो आसाम में से कनेक्ट कर रहे हैं हम गेलेपू को, और जो बनरहाट है वो वेस्ट बंगाल में इससे हम कनेक्ट कर रहे हैं साम से, जो वेस्टर्न भूटान है, और ये ईस्टर्न भूटान है। देखो ये दोनों इसलिए इंपॉर्टेंट है, दोनों लोकेशन को इसलिए चूज किया गया। नाउ कम टू द टॉपिक इटसेल्फ। सो कंबाइंड लेंथ जो है ना वो होगा 89 किलोमीटर, और इतनी लागत है। और ये मोदी जी ने मार्च 2024 में ही गए थे भूटान के दौरे पे, तो तभी एमओयू साइन की थी भूटान के साथ। तो उसी में ये डेवलपमेंट है। प्रोजेक्ट्स एम टू इंप्रूव ट्रेड, टूरिज्म एंड पीपल टू पीपल टाइज, पता ही है ये सारी बेसिक चीजें। इंडिया इज भूटान लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑब्वियसली,
एंड मोस्ट भूटानीज एक्सिम ट्रेड पासिस थ्रू इंडिया, मतलब उनका जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है ना भूटान का, वो बे ऑफ बंगाल के थ्रू ही पास होता है। तो ये रेल कनेक्टिविटी और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इंडिया भूटान रिलेशनशिप हम देख लेते हैं, हम इसको खास करके इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है इसको अच्छे से देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। सो पहला हिस्टोरिकल टाइज जो है ना, फ्रेंडशिप ट्रीटी 1949 में हम साइन करते हैं, नेहरू जी तब थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, एंड इसको अपडेट किया गया 2007 में टू गिव भूटान मोर सॉवरेनिटी, भूटान को और ज्यादा स्वतंत्रता मिले, अपनी फॉरेन पॉलिसी एंड ऑल को और बेटर वे में वो इंप्लीमेंट कर पाए, अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर कर पाए। तो इंडिया ने इसको एक तरह से कह सकते हैं ना अम्ब्रेला प्रोवाइड करता है भूटान, उसको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, हम कह सकते हैं ऐसा, मतलब कि डी फैक्टो, जो कि दिखा था डोकलाम जो हुआ था 2017 में, उसी में ये चीजें क्लैरिटी मिली थी। ठीक है, इसको बाद में कभी डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट वाले, हाँ, सो भूटान इज वाइटल फॉर इंडियाज हिमालयन सिक्योरिटी, ऑब्वियसली चाइना की वजह से, एंड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट कॉपरेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया इज भूटान लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, हम ये देख ही चुके हैं। दूसरा, भूटान भी हमारी तरफ 5 ईयर प्लान लागू करता है, तो अभी 30th 5 ईयर प्लान भूटान का चल रहा है, 5 ईयर्स के लिए चलता है। हमने इसको बंद कर दिया, नीति आयोग आ गया। पता ना इंडिया ने कितने 5 ईयर प्लान चलाए टोटल, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। सो 13th 5 ईयर प्लान में भारत जो है ना भूटान को 10,000 करोड़ रुपीस देगा, और ये डबल कर दिया है। तो 12 5 ईयर प्लान में भूटान को इंडिया ने 5 के करोड़ ही दिए थे, इसमें 10 के करोड़ देगा, मतलब इसको भी हमने बढ़ाया। ठीक है, चलते हम आगे। तो ये कॉपरेशन तो है ही इकोनॉमिक। दूसरा, हाइड्रो पावर कॉपरेशन भी हम कर रहे हैं कि हाइड्रो पावर डेवलपमेंट में हम भूटान की मदद कर रहे हैं, जैसे चुका, ताला, कुरिच्चू, मांगदेचू, ये तो बहुत न्यूज में रहा है, अगर देखो तो लास्ट 2-3 ईयर्स में बहुत न्यूज में रहा है। और तीसरा जो है पुनाटा सांगचू, ये 5 जो है ना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो डेवलप करने में इंडिया मदद कर रहा है। देन द नेक्स्ट थिंग इज कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स। देखो तो रेलवेज तो हो ही गया, अभी 2 रेल लिंक्स आपने देख लिया। वाटरवेज में, इनलैंड वाटरवेज में हमने जोगी घोपा टर्मिनल को डेवलप करने में मदद किया, हाईवेज तो है ही। देन वी हैव पीपल टू पीपल कल्चरल लिंकेज तो है ही। दूसरा, शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज है, पता है भूटान एक बुद्धिस्ट नेशन है। ठीक है, एंड ओपन बॉर्डर जो है, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल तो चलता ही है। और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस आप लोगों को पता ही है कि क्या है भूटान का, खास करके इन कंटेक्स्ट ऑफ चाइना। ठीक है, देन वी हैव मतलब हम एक तरह से इसको कवर हमने कर लिया। देन वी हैव द नेक्स्ट थिंग इज कि थर्ड आर्टिकल हमारे पास है सरीनाम, ये न्यूज में है, पहले इसका लोकेशन देख लेते हैं। ये साउथ अमेरिका है, आप लोगों को पता होगा, एंड दिस इज अटलांटिक ओशन, दिस इज कैरेबियन सी, दिस इज पैसिफिक ओशन, एंड मतलब कि ऑलमोस्ट यहीं से इक्वेटर पास करती है, मतलब इस नॉर्दर्न कह सकते हो साउथ अमेरिका में। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो है, पहले तो हम देख लेते हैं सरीनाम है कहाँ। ये रहा सरीनाम, ये है फ्रेंच गुयाना, एंड दिस इज गुयाना। ओके, एंड वेनेजुला आपको पता ही है, बहुत फेमस कंट्री है, बहुत सारे रीजन्स की वजह से रहता है फेमस। ओके, सो लीव ऑल दिस, हमें फोकस करना है अमेजोन रिवर पे। ये रहा अमेजोन, इस तरह से पास होता है, एंड दिस होल जो ग्रीन में हाईलाइटेड है इसको अमेजोन फॉरेस्ट बोलते हैं। तो सरीनाम में भी ये अमेजोन फॉरेस्ट फैला हुआ है। ठीक है, लोकेशन देख लिया, अब चलते हैं आर्टिकल पे। तो सरीनाम जो गवर्नमेंट है ना प्लेज लेती है टू परमानेंटली प्रोटेक्ट 90% ऑफ इट्स ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज है, मतलब 90% अपने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को, जो कि ट्रॉपिकल ही फॉरेस्ट है ना, अमेजोन रेन फॉरेस्ट क्या है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ही है। फिर उसके बाद दिस इज कंसिडर्ड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी कमिटमेंट बाय एन अमेजोनियन कंट्री, जहां पे अमेजोन जो रिवर या रेन फॉरेस्ट कह लो। अब मुझे एक चीज बताना है कि आपको पता है कि कॉप का 30th जो समिट है ना, वो कहाँ होने वाला है कन्वेंशन, वो बेलेम ब्राजील में। और ये कहाँ, ये हर्ट है अमेजोन रेन फॉरेस्ट का, ब्राजील है ना। तो उसी चीज को देखते हुए ये अपडेट आपको ये दिख रहा है। 93% ऑफ द सरीनाम, अब हम इस चीज को समझते हैं कि सरीनाम का 93% जो है ना ऑलरेडी फॉरेस्टेड लैंड है, मतलब बहुत ज्यादा है भाई। देन वी हैव सरीनाम इज वन ऑफ द ओनली 3 कंट्रीज, ये मुझे डिस्कस करना है, दैट एब्जॉर्ब मोर CO2 देन दे एमिट। जितना वो CO2 मतलब कि एमिट करते हैं, उससे ज्यादा वो CO2 एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एब्जॉर्ब कैसे करते हैं? तो एब्जॉर्ब करते हैं क्योंकि उनके पास फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट ही है ना सबसे बड़ा सोर्स। सो माई पॉइंट इज 3 कंट्रीज, एक तो सरीनाम आपको पता चल गया, 2 और कंट्रीज है जो मैं बता देता हूँ, और ये प्रीलिम्स ड्रिल के लिए इंपॉर्टेंट है। भूटान की अभी हमने बात की, ये दूसरी कंट्री है, एंड द थर्ड कंट्री इज पनामा। तो इसको जरूर नोट कर लेना, ये कहीं ना कहीं टकराएगा, क्योंकि न्यूज पेपर में आ गया ना, तो इट मीन्स कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये टकराने वाला है। ये तीनों कंट्रीज के नाम आपको पता होने चाहिए। तो दुनिया में 3 ही कंट्री हैं जो जितना एमिट करते हैं उससे ज्यादा ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं CO2 को। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज 93% of Suriname is already forested. Suriname is one of the only 3 countries that absorb more than CO2 than they emit. And the last thing is इससे related है कि pledge जो है ना exceeds the UN 13 to 30 global target, protecting 30% of land and 30% of ocean है। इसमें मैं इसको कर दूंगा, मतलब कि जो आपकी सी है, ओशियन है, उसको भी आपको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, कंजर्व करना है काइंड ऑफ। तो यही उसी से रिलेटेड ये टारगेट है, पार्ट ऑफ
कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, इसको मैंने अगस्त के महीने में डिस्कस किया था, मुझे अच्छे से याद है, ठीक है। 2022 में ये CBD जो कंजर्वेशन है बायोडाइवर्सिटी है ना, उसी में ये कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है, उसी से ये आया 30x30 जो है ग्लोबल टारगेट। गोल क्या है कि प्रोटेक्ट करना है 30% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एंड ओशन एरियाज बाय 2030। ओशन है, नॉट सी, स्पेसिफिकली ओशन लिखा हुआ है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। एम क्या है, प्रिवेंट करना बायोडाइवर्सिटी लॉस, रीस्टोर इकोसिस्टम एंड इंश्योर सस्टेनेबल यूज। करेंटली देखो तो दुनिया में, अगर देखें दुनिया में 17% ऑफ द लैंड जो है ना वो मतलब कि प्रोटेक्टेड है एंड ओनली 8% ऑफ द ओशियंस आर अंडर प्रोटेक्शन। तो टारगेट तो बहुत बड़ा है, दुनिया के लिए लिया है। बारिश हो रही है सो लेकिन चलो देखते हैं, अच्छी बात है। और ये हमारे लिए एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्या कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, और इसमें क्या प्लेज लिया गया, और 30% 30x30 का क्या मतलब है ग्लोबल टारगेट जो है, ठीक है। लैंड एंड ओशन को हमें कंजर्व करना है। नेक्स्ट आर्टिकल है, थोड़ा एनालिटिकल आर्टिकल है, इसको हम 3 एस्पेक्ट से देख सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज जो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है ना यूनाइटेड नेशन की, उसको हमें एक तरह से इसको उस चीज में समझ सकते हैं कि कैसे जो गौरी मिश्रा मैम है ना, उन्होंने इस चीज को हाईलाइट किया है। दूसरी चीज है काउंटर टेररिज्म, जो जिसकी बात दुनिया भर की कंट्रीज करती है, बट जो ग्रेट पावर जो पॉलिटिक्स है उसकी वजह से वो वर्ल्ड लेवल पे उस चीज को हम सही से इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, कि उसके लिए जो मेजर्स उठा रहे हैं ना उसको हम सही से इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। और उसका जीता जागता एग्जाम्पल पाकिस्तान है। पाकिस्तान की जो मतलब कि लोकेशन है या पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंस है, इसकी वजह से जो काउंटर टेररिज्म मेजर्स है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं उठाया जा रहा है, ठीक है। थर्ड थिंग इज, मतलब सही से नहीं उठाया जा रहा है। थर्ड थिंग इज इम्प्लीकेशंस ऑन इंडिया, इसकी वजह से जो इम्प्लीकेशंस है इस चीज को अच्छे से हम एनालाइज करेंगे। सो लेट अस सी रिसेंटली क्या हुआ कि पाकिस्तान अज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। क्यों है, क्योंकि ऐसे मत समझना कि पाकिस्तान यूनाइटेड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि वो नॉन परमानेंट मेंबर चुना गया है, ठीक है। लास्ट 2 सालों के लिए होते हैं ना 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, हमारी कंट्री भी 8 या 9 टाइम्स। ये बताओ तो आप लोग, मुझे पता है 9 टाइम्स है, आई एम श्योर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप लोग बताओ कंफर्म करके कि कितने बार हम नॉन परमानेंट मेंबर्स बने हैं, ठीक है। सो 4 जुलाई ये बने थे, ओके, एंड बिकेम वाइस चेयर ऑफ द काउंटर टेररिज्म कमिटी। ये मुझे बोलते हुए हंसी आ रही है, यू ऑल नो क्यों, कि ये कितना बड़ा आइडनी है कि वाइस चेयर ऑफ द काउंटर टेररिज्म कमिटी, जो कि 15 नेशन यूएन बॉडी है। लेट अस सी कि ये रहा इन जून दिस ईयर। और दूसरा एक और चीज है कि तालिबान सैंक्शंस कमिटी का भी इसको लीडरशिप मिला। मतलब 3 चीजें, एक तो यूएनएससी का चेयरमैन बना जुलाई के लिए, देन जो है काउंटर टेररिज्म CTC का वो 15 नेशन का जो बॉडी है यूनाइटेड नेशन का, उसका वो कोच ये वाइस चेयर बना। एंड द लास्ट थिंग इज कि तालिबान सैंक्शंस कमिटी का भी उसको बनाया गया, लीडरशिप दी गई। सो ये 3 चीजें हैं, ओके। नाउ this comes despite Pakistan's track record of harboring and sponsoring terrorist groups such as Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed, responsible for major attacks in India, Mumbai 2008 and Pulwama 2019। ये दोनों responsible हैं। तो the development raises question on UN's credibility and the global fight against terrorism। Obviously ऐसे कंट्री को आप अगर लीडरशिप दोगे, जो कि वो होता है ना बिल्ली को दूध की रखवाली दी गई है, तो उस तरीके से ही सेंस कर रहा है। सो फिर पाकिस्तान का टेरर लिंक्स के बारे में इस आर्टिकल में चर्चा की गई है कि एविडेंस ऑफ पाकिस्तान होस्टिंग टेरर ग्रुप्स एंड ISI प्रोवाइडिंग लॉजिस्टिकल एंड मटेरियल सपोर्ट इज वेल एस्टैब्लिश्ड। आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से ये पता है। येट पाकिस्तान हैज गिवन लीडरशिप रोल्स इन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फ्रेमवर्क्स। ये मतलब कि इसके बावजूद उसको दिया गया है, आपको पता है कि कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। देन ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड यूएन वीकनेस, ये ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स से रिलेटेड है कि अपॉइंटमेंट रिफ्लेक्ट्स जियोपॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज बाय मेजर पावर्स फॉर सिक्योरिंग इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। मेजर पावर आपको पता है चाइना, USA, ठीक है, इनकी बात की जा रही है। shows the UN's inability to act impartially and exposes its double standards on terrorism। यूनाइटेड नेशन को अच्छे से भर भर के जो है ये इन्होंने ये क्रिटिसाइज किया और बनता भी है। हम लोग के लिए भी, इंडियन नेशनल इंटरेस्ट के लिए भी ये खतरा है, ठीक है ही, तभी डिस्कस कर रहे हैं। देन फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक एंगल से भी देखें तो FATF जो है, पाकिस्तान हैज रिपीटेडली एस्केप्ड ब्लैक लिस्टिंग, होता है ना ग्रे लिस्टिंग एंड ब्लैक लिस्टिंग, तो पाकिस्तान इस चीज से बचता आ रहा है। ब्लैक लिस्टिंग में आपको पता होगा कि ज्यादा ना स्ट्रिंजेंट रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं FATF के द्वारा। तो इसमें आपको बताना है कि कौन से कंट्रीज अभी ब्लैक लिस्ट में आते हैं। 2 कंट्रीज आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आपको बताना आज के लिए क्वेश्चन है आपके पास। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आता है यूजुअली, ठीक है। सो बाय FATF डिस्पाइट ग्लोबल कंसर्न एंड IMF रिसेंटली अप्रूव्ड 3 बिलियन पैकेज। अरे 3 बिलियन नहीं, आई थिंक इट्स 7 बिलियन। IMF लोन टू पाकिस्तान पार्ट ऑफ अ 7 बिलियन एक्सटेंडेड, अच्छा आई थिंक टोटल 7 है, उसी में से 3 जो है ना रिसेंटली दिया गया है। इसको आप लोग ना एक बार क्रॉस चेक कर लेना। और ये इंपॉर्टेंट नहीं, हम 7 बिलियन से सीधा लिख सकते हैं, इतना डेप्थ में जाके चीजें लिखना
एक तो याद भी नहीं रहता है, हमें फोकस रखना है कि कॉन्सेप्ट्स पे फोकस रखना है, हमें समझना है ओवरऑल आइडिया क्या है, ओवरऑल जो चीजें चल रही हैं उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। रेजिंग डाउट्स ऑन द ओवरलुकिंग टेरर फाइनेंसिंग, एक तो यूएन के लेवल पे हमने देखा, एक ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स के लेवल पे देखा, एक हमने मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस जो हैं अभी एग्जिस्टिंग जो कि टेररिज्म के अगेंस्ट काम कर रही हैं, एफएटीएफ, तो उस चीज के बावजूद जो है आईएमएफ लोन दे रही है पाकिस्तान को, पता है कि इसमें से मेजर चंक जाएगा टेरर फाइनेंसिंग के लिए ही, तब भी ये दे रही है, तो ये भी एक तरह से आयरनी है, ठीक है। इम्प्लीकेशंस ऑन इंडिया क्या होगा आपको पता है, इंडिया फेसेस डायरेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट्स फ्रॉम द टेरर मॉड्यूल्स ऑपरेटिंग आउट ऑफ पाकिस्तान, एक तो ये हो गया। यूएन्स मूव अंडरमाइंस इंडियाज लॉन्ग स्टैंडिंग एफर्ट्स टू हाईलाइट पाकिस्तान रोल इन फोस्टरिंग टेररिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन द थर्ड थिंग इज ओवरऑल लिमिट्स इंडियाज एबिलिटी टू पुश फॉर स्ट्रिक्टर अकाउंटेबिलिटी एंड ग्लोबल सैंक्शंस, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इंडिया के लिए, तो सबसे पहले अफगानिस्तान सैंक्शंस लगाने वाली जो कमेटी में बनाया गया, तो उसमें हम ये ऐड कर सकते हैं कि इंडिया को ना, जो मैम ने रिकमेंड किया है, इंडिया को ना और ज्यादा डिपेंड करना चाहिए अफगानिस्तान के साथ, जो तालिबान लेड गवर्नमेंट है उसके साथ अपने टाइज, रियल पॉलिटिक बोलते हैं ना, जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं उसको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइडियोलॉजी समटाइम्स आइडियोलॉजी जो है ना, मैम के अकॉर्डिंग हमें आइडियोलॉजी को थोड़ा साइड करना चाहिए और देखना चाहिए रियल पॉलिटिक्स क्या है, अपने इंटरेस्ट को, अपने नेशनल इंटरेस्ट को इंश्योर करने के लिए। सो जो अफगानिस्तान है या तालिबान लेड गवर्नमेंट है उसके साथ टाइज हमारी बढ़ाना चाहिए, और ह्यूमैनिटेरियन जो हेल्प हम अफगानिस्तान को ओवर द ईयर्स देते आ रहे हैं उसको फिर से हम जो है और ज्यादा डिपेंड करने की जरूरत है, उनकी मदद करने की जरूरत है। और अब हमें दिखता भी है जब हम अफगानिस्तान के साथ जब क्रिकेट मैचेस होते हैं तो वो दिखता भी है कि पीपल टू पीपल जो कनेक्शन है वो स्ट्रांग है इंडिया अफगानिस्तान का, ठीक है। सो वे फॉरवर्ड में देखो तो शुड कंटिन्यू एक्सपोजिंग पाकिस्तान डुप्लिसिटी एट ग्लोबल फोरम्स, देन डिपेंड टाइज विद लाइक माइंडेड कंट्रीज टू काउंटर टेररिज्म, एंड देन द थर्ड थिंग इज पुश फॉर रिफॉर्म्स इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस टू स्ट्रेंथन ट्रांसपेरेंसी। यही सबसे बड़ा मुद्दा था इस ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रोल, और ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी थी। तो ओवरऑल आपको तीन चीजें मिली होंगी एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से, कि पहले जो क्रेडिबिलिटी है यूनाइटेड नेशन की या मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस लाइक आईएमएफ, एफएटीएफ, उसको हम देख सकते हैं। देन काउंटर टेररिज्म की जो बात पूरी दुनिया करती है उसको भी हम देख सकते हैं। द थर्ड थिंग इज इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया, उसको भी हमने देखा है ना, हमारे लिए क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए उसको भी हमने देखा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज ये है मेंस इनरिचमेंट आर्टिकल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है एनसीआरबी का, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो वल्नरेबल सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ना वहां पे हम यूज कर सकते हैं, क्राइम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वहां पे हम यूज कर, साइबर सिक्योरिटी जीएस3 से जो ये डेटा है, और ये डेटा मैं पूरा कलेक्टिवली एक बार रिलीज करूंगा। अभी हम बस देखते हैं एसटी एससी की जो के अगेंस्ट जो क्राइम्स हो रहे हैं उस पर्सपेक्टिव से। तो एक शॉकिंग एक तरह से हम कह सकते हैं जंप देखने को मिला है, एसटीज के अगेंस्ट क्राइम जो है 29% बढ़ गया, ऑलमोस्ट मतलब 29%। और देखो तो 2023 में जो है 12,960 जो है उनके मतलब ऐसे केसेस देखने को मिले, जो कि 10,064 हुआ करता था 22 में। तो एनसीआरबी रिपोर्ट ना 2023 के लिए है, ये जो रिसेंट वाला है, ये मत समझना कि ये 24 के लिए है 25 के लिए, ये 23 वाला है और सबसे रिसेंट यही है जो उन्होंने जारी किया है, ठीक है। एक चीज बताना, एनसीआरबी किस मिनिस्ट्री के एजेस में अंडर आता है, आपको बताना है, क्वेश्चन है आपके लिए। और वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट जो है ना मणिपुर है, सबसे ज्यादा केसेस यही देखने को मिला, पता है आपको, रीजंस भी अभी रिसेंटली जो हो रहा है मणिपुर में। एंड क्राइम अगेंस्ट जब एससीज की बात होगी 2023 में, तो वो उसमें मार्जिनल थोड़ा सा ही राइज हुआ है, ऑल्दो ये होना नहीं चाहिए, अनफॉर्चुनेट है, बट ये बढ़ा है, दैट इज 57,789। इन जो डेटा को ना आपको लिख लेना चाहिए, ये आपको बहुत ज्यादा, जब वल्नरेबल सेक्शन की बात होगी, विमेन होंगी, एससी होंगे, एसटीज होंगे, ठीक है, और भी चीजें हैं मैंने ऑलरेडी बताया, तो उस पर्सपेक्टिव में ये रिसेंट डेटा अगर हम यूज करते हैं अपने आंसर में तो हमें अच्छे नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दिस इज फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट फॉर मतलब कि ऑल द बेस्ट आप लोगों को, कि आप लोग आंसर लिखो अच्छे। मैंने क्या बोल दिया इवन आई डोंट नो, मुझे लगा एग्जाम है कल, इट हैपेंस समटाइम्स, ठीक है। सो यहाँ तक सुनने के लिए शुक्रिया। कल अक्टूबर है, कल से नई शुरुआत करते हैं, और आप लोगों को बधाई कि आपने जितने बच्चे कंसिस्टेंट रहे उनको फायदा मिला होगा, ठीक है। इतने सारे आंसर्स लिखे, रिव्यू किया, मैंने आपको बताया कैसे स्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, कैसे कोड डिमांड को एड्रेस कर सकते हैं, और उसके साथ साथ मेंस इनरिचमेंट, उसके साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करना, ये तो रह ही गया, आपको ये क्वेश्चन जो है ना सॉल्व करना है, ये आंसर नहीं देखना है, ओके। ये तो सिंपल है, मेन तो आएगा प्रीलिम्स ड्रिल, उसमें मैं चेक करूंगा कि क्या एबिलिटी है, और मैं आज होगा ना तो एक पोल भी जनरेट कर दूंगा, देखूंगा कि ऑनेस्टली बताना कि आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस हाउ मेनी यू हैव अटेम्प्टेड करेक्ट, कितने आपके सही हुए हैं, और ऑनेस्टली बताना, तो मुझे मजा आएगा। और वहां पे ना नंबर अगर 0 भी आए ना तो उसको दिल पे ना लेना, क्योंकि मैं जानबूझ के गलतियां करवाना चाहता हूँ, और आपकी जो एनालिटिकल एबिलिटी वो चेक करना चाहता हूँ। जैसे कल एक क्वेश्चन पूछा था कि ऑपरेशन जो ब्लैक फॉरेस्ट है वो क्या बस छत्तीसगढ़ में लागू की गई है, यहाँ पे आपकी ना नॉलेज से ज्यादा क्या चेक हो रहा है, आपकी जो है ना एनालिटिकल एबिलिटी, या आपकी जो कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कि आपकी जो कह सकते हैं ना ओवरऑल नॉलेज चेक हो रहा है। इट इज नॉट लिमिटेड टू द इंफॉर्मेशन ओनली, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में बस नहीं है। तो आपको भी पता है कि
जो नक्सलिज्म है इट इज़ नॉट लिमिटेड टू छत्तीसगढ़ ओनली, और भी स्टेट्स आते हैं, तो ऑब्वियसली वी शुड मार्क कि ये फॉल्स है। फिर दूसरा क्वेश्चन है डायरेक्ट डेटा से रिलेटेड आया, और वहाँ पे मैंने आपसे गलती करवाई, मतलब इस तरीके से जो वो एक डिक्लेरेशन था क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, ठीक है, वो था नहीं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म हो उसके लिए जो 10 अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनका एक ग्रुपिंग है, उन्होंने एक जो है डिक्लेरेशन एक तरह से निकाला था यूएनएससी में रिफॉर्म्स हो पाए, ठीक है, वहाँ पे नॉलेज चेक किया था मैंने प्योरली। ओके, सो इसी तरह से चीज़ें करवाऊंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं हम कल। नए महीने की शुरुआत करते हैं, और आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अब कंसिस्टेंट हो। आपका 3 महीना बचा है, उसके बाद फिर प्रीलिम्स की तैयारी में डायरेक्ट लगोगे, तो आंसर राइटिंग, स्ट्रक्चरिंग, टॉपर्स कॉपीज बहुत मायने रखता है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं कल। बाय, टेक केयर एंड हैप्पी जो है महाअष्टमी टू ऑल ऑफ यू, स्पेशली मेरी बहनें जो हैं, जो सिस्टर्स मेरी सुन रही हैं, उन सबको, ठीक है, हमें ब्लेस कीजिए।